स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज चैप्टर आपका 9 है। टॉपिक देख रहे हैं शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। इस टॉपिक के विशेष रूप से हम पढ़ने वाले क्या हैं? शीतोष्ण घास स्थलों में रहने वाले लोग, वहाँ के व्यवसाय, वहाँ के वन्य प्राणी, वहाँ के वनस्पति इत्यादि तमाम के बारे में, तमाम विशेषताओं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ज़्यादा, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जिन स्थान पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, गौर करेंगे, पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इसी आधार पर यानी इसी प्रकार जिन प्रदेश के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। कहाँ? शीतोष्ण स्थल की मैं बात कर रहा हूँ। अब कह रहा है कि घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को दो मुख्य श्रेणी में बांटा जाता है। कौन? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो आज इसमें मुख्य रूप से हम क्या पढ़ने वाले हैं? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा है। वन किसे कहते हैं? जहाँ पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति हो उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ प्रमुखतः घास ही हो उसे हम क्या कहते हैं? घास की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं? घास स्थल कहते हैं। घास स्थल का जो निर्माण होता है वो जलवायु के आधार पर निर्माण होता है। और विश्व के जो घास स्थल है जलवायु के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे लिखा भी है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो इतना आपको याद हो गया होगा। आप यहाँ से दो पॉइंट लिख सकते हैं। विश्व के घास स्थल को जलवायु के आधार पर दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। बाकायदा मैं इसको भी लिखाऊंगा, आप पढ़ें अभी आराम से, या फिर लिख लीजिए, मैं लिखा ही देता हूँ। लिखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, घास सॉरी जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को दो श्रेणी में बांटा जाता है। विश्व के घास स्थल को दो श्रेणी में बांटा जाता है। कौन कौन? शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया हुआ है प्रेरी। प्रेरी क्या है? ये घास स्थल का मैदान है। कहाँ मिलता है ये? उत्तर अमेरिका में मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये उत्तर अमेरिका में मिलता है। ठीक है, उत्तर अमेरिका में मिलता है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। गौर करेंगे यहाँ पे, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। ये समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियाँ वाले प्रदेश हैं। जहाँ पे प्रेरी घास स्थल मैदान है वहाँ पे कैसा है? ढलान है, समतल है, मंद है, पहाड़ियों वाला प्रदेश है। जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है।
जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटी के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह घास का सागर है। देखिए, सवाल आएगा कि किस घास स्थल को घास का सागर कहा जाता है? तो प्रेरी, प्रेरी को याद रखेंगे, प्रेरी को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। जो प्रेरी का जो घास स्थल जो है, तो प्रेरी के पश्चिम में क्या है? प्रेरी के पश्चिम में क्या है? प्रेरी के पश्चिम में आप देखेंगे रॉकी पर्वत है। मान लेते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका है। ये वाला एरिया क्या है? उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे आपका प्रेरी का मैदान है, यहाँ पे प्रेरी है। तो इसके पश्चिम की बात कर रहा है, यहाँ पे पश्चिम की बात कर रहा है, यहाँ पे रॉकी पर्वत है। और इधर क्या है? ग्रेट लेक झील है, आपका ग्रेट लेक झील है, याद रखेंगे आप। ये चित्र आप जो देख रहे हैं, कौन सा चित्र? मैं इस चित्र की मैं बात कर रहा हूँ। इस चित्र की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप देखते हो कि मोबाइल के वॉलपेपर पे या फिर किसी लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या है आपका? ये घास का मैदान है। कौन से घास का मैदान है? तो प्रेरी घास का मैदान है। कौन सा? मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये भी हरा है और मेरा पेन भी हरा है, तो शायद आपको ना दिखे। कौन सा घास का मैदान है ये? याद रखेंगे इसको, प्रेरी घास का मैदान है। ठीक है, प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान है, याद रखेंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा प्रेरी जो है पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में क्या है? ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैला है। देखिए, दूसरा पॉइंट, प्रेरी जो है आपका, प्रेरी का जो घास स्थल है, यह पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या है? रॉकी पर्वत है। पूरब में ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेरी का घास स्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भाग तक फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती है। मतलब कि सिंचित करती है इसको। ठीक है, सिंचित करती है, याद रखेंगे, सिंचित करती है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भाग तक फैले हैं। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी नदियाँ। मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? आपको याद आते रहना चाहिए। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका का नदी है, उत्तर अमेरिका का नदी है। उसकी सहायक नदियाँ तथा कनाडा का प्रेरी का अपवाहन मतलब कि सिंचाई, सिंचित सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ करती है। तो सास्केचुआन नदी कहाँ बहती है? ये कनाडा में बहती है। कहाँ बहती है? कनाडा में बहती है, याद रखेंगे, कनाडा में बहती है, कनाडा में बहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए, आप यहाँ पे देखिए प्रेरी का घास स्थल। मैंने भी आपको चित्र से मैंने आपको बताया था कि प्रेरी का जो घास स्थल है वो किस प्रकार से, ये देखिए आपका क्या है, ये आपका, मैं थोड़ा सा फिगर को ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। देखिए, यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? ये आपका प्रेरी का घास स्थल है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये प्रेरी का घास स्थल है। ठीक है, प्रेरी का घास स्थल है। यहाँ पे देखिए रॉकी पर्वत है, मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ रॉकी पर्वत है, यहाँ रॉकी लिखा भी है। और इधर आपका क्या है? ग्रेट लेक है। इधर आपका क्या है? इधर आपका ग्रेट लेक से घिरा हुआ है। तो प्रेरी का जो मैदान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, थोड़ा भाग कनाडा में भी है। तो यहाँ पे कौन सा? मिसिसिपी नदी इसको सिंचित करती है। और कनाडा में कौन सिंचित करता है इसे? तो सास्केचुआन नदी इसे करती है, याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको। चलिए, मैप को आपने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है,
यहाँ कह रहा है कि प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है। देखिए प्रेरी के घास के मैदान में जो है कि आपका कौन निवासी थे, यहाँ पे लिखा भी है। यहाँ पे लिखा है कि प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, तो उनका निवास स्थान है, इसका निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासी जैसे कि अपाची, क्रो, क्री, पौनी का भी निवास स्थल रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं कि भारत में सिर्फ आदिवासी पाया जाता है। आप याद रखेंगे कि आपका आदिवासी जो है अमेरिका में भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आदिवासी याद रखेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आदिवासी मिल रहा है। ठीक है, आदिवासियों का यहाँ पे क्या था, आपका स्थल है। तो आदिवासी कौन कौन है मुख्य रूप से यहाँ पे, तो अपाची है, क्रो है, क्री है, पौनी। तो ये भी प्रेरी जो है इसके निवास स्थल रहे हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेरी का मैदान तो आपने पढ़ लिया, कहाँ है, किस नदी से सिंचित होती है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके पूरब में क्या है। तो प्रेरी के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया। तो अब प्रेरी का जो घास स्थल है वहाँ की जलवायु कैसी है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे केस स्टडी दिया हुआ है, क्या केस स्टडी है देखेंगे। चिनूक क्या है, एक गर्म पवन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिनूक क्या है, एक गर्म पवन है, याद रखेंगे इसको। चिनूक क्या है, एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है। गर्म पवन है, वो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगते हैं एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। देखिए चिनूक जो है किस प्रकार से किसानों को लाभ देता है। अब किसानों कौन, जो भेड़ पालन जो करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो उनका मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन है। शीत ऋतु में वो घास का जो स्थल जो है बर्फ से वो ढक जाता है, तो पशु के लिए चारागाह की व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो चिनुक पवन जो है वो गर्म पवन है, वो महासागर की तरफ से चलती है। तो चिनुक पवन जो है शीत ऋतु में बहती है, ठंड के मौसम में बहती है। तो जब ये बहती है तो चारागाह के ऊपर जो बर्फ जो रहता है उसको पिघला देती है, क्योंकि गर्म पवन है ना। जब पिघला देती है तो ये घास स्थल जो है कि बर्फ मुक्त हो जाती है और पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पवन जो है मुख्य व्यवसाय जो इसका जो पशुपालन है उसका किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदा पहुँचा रहा है, किस प्रकार से इसको लाभ दे रहा है। तो आपको यहाँ पे समझते हुए आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको कहाँ पे हम किस तरीके से हम मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किताब पढ़ना ही नहीं है, किताब को समझना है, किताबें से बात भी करना है, तभी आप किताब को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि किताब को लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चले गए। चलिए अगला बात करते हैं जलवायु। हम पढ़ने वाले हैं जलवायु, प्रेरी के घास स्तर की जलवायु। कह रहा है कि महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण, कौन सा है, अभी आपने मैप में देखा कि प्रेरी का घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीप जलवायु होती है, महाद्वीपीय जलवायु होता है। क्या बोल रहा है, प्रेरी महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत भयानक है, बहुत भयानक। यहाँ पे जितना कष्टदायक यहाँ पे गर्मी नहीं है, उतना कष्टदायक यहाँ पे शीत ऋतु है। -20 डिग्री यहाँ पे पहुँच जाता है, याद रखेंगे। शीत ऋतु में यह बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। जो आपका प्रेरी का जो मैदान है शीत ऋतु में क्या होता है, मोटी परत से ढक जाता है। तो क्या सा हवा चलती है, चिनूक, गर्म पवन है, चलते ही तापमान को बढ़ा देती है, याद रखेंगे। यहाँ वार्षिक
वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तरी दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक पॉइंट लिख लेंगे। चलिए अब टॉपिक डालेंगे प्रेरी। प्रेरी डालेंगे, लिखेंगे लिखेंगे इसके बारे में। इस शब्द की उत्पत्ति इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द की उत्पत्ति? प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिप्टा से हुआ है। प्रिप्टा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। मैं इसको लिख देता हूँ, देखेंगे आप किस प्रकार से होता है प्रिप्टा। देखेंगे यहाँ पे प्रिप्टा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिप्टा। यहाँ पे देखिए प्रिप्टा, ठीक है, प्रिप्टा लिख लिया आप लोगों ने। तो चलिए, तो हम बात करते हैं प्रिप्टा शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है साद्वल। क्या है? साद्वल, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे समूह, समूह। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। उत्तर अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल को उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे घास का सागर कहा जाता है। इसे घास का सागर कहा जाता है, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे। प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक झील स्थित है। ठीक। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती है। शीत ऋतु में बर्फ की मोटी चादर से ढक जाती है, तो चिनुक पवन के द्वारा इसे बर्फ मुक्त कर दिया जाता है। बर्फ मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। अब नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे, मतलब नोट में लिखेंगे अपाची, क्रो, क्रो अलग है, क्री अलग है। अपाची, क्रो, क्री, पौनी नामक जनजाति का निवास स्थल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रेड इंडियन तो था ही, याद ही रखेंगे। हमको जनजाति पूछेगा सवाल, ऐसा नहीं कि रेड इंडियन पूछ देगा यहाँ पे कि किसका। यहाँ पे आदिवासी के बारे में यहाँ पे सवाल बन सकता है, पूछ सकता है कि अपाची, क्रो की, पौनी निम्नलिखित से किस क्षेत्र की ये आपका आदिवासी है। सवाल आ सकता है ना इस प्रकार से, तो आप इसे याद रखेंगे। तो अब टॉपिक डालेंगे जलवायु। जलवायु टॉपिक डालेंगे और लिखेंगे एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक लाइन में लिखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में -20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे। यहाँ चिनुक पवन चलती है, जो स्थानीय पवन है, जो क्या है? स्थानीय पवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो अब जो है आपका शीतोष्ण घास स्थल में कौन कौन सा वनस्पति जात है और कौन सा आपका प्राणी जात है, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है यहाँ पे
कि प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। पेड़ विहीन होते जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत सरपत एक पौधा है, आल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, समानता जो प्रेरी जो है ना, यहाँ पे पेड़ विहीन है, यहाँ पे पौधा नहीं पाया जाता है। और हाँ, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पे कुछ पौधा पाया जाता है, तो उसका नाम दिया है सरपत। उसे हम बिल्लो के नाम से जानते हैं। सरपत है, बिल आल्डर है और पॉपुलर है। पेड़ का नाम जरूर याद रखेंगे, पूछ देगा सरपत क्या है। एक प्रकार का मछली है, एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का पौधा है। इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। अगला क्या है आपका, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है, मक्का है। क्या है, मक्का है। जबकि अन्य दूसरी फसल उगने वाली आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाल्फा। अल्फाल्फा याद रखेंगे, अल्फाल्फा क्या है, अल्फाल्फा भी यहाँ आपका क्या है, आपका एक प्रकार से आपका मतलब कि हम कह सकते हैं जो घास की प्रजाति है एक प्रकार से। ये अल्फाल्फा जो है ना यहाँ की घास की प्रजाति है। चलिए, जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास की छोटी एवं नुकीली होती है। वहाँ ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंज कहते हैं। नया सवाल आ गया यहाँ पे, विशाल मवेशी फार्म को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। रेंज कहते हैं। रेंज से क्या आशा है, तो विशाल मवेशी घर से, विशाल मवेशी घर से मतलब मवेशियों के घर से, इंसानों के घर से नहीं, है ना। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है कि उसकी देखभाल करने के लिए काउबॉय, मतलब जो मवेशियों को यहाँ देखभाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, काउबॉय कहते हैं। उसे आप फिल्म में भी देखे होंगे, काउबॉय के बारे में सुना भी होगा। वाइसन या अमेरिकी भैंस, ये देखिए वाइसन है आपका, इसी को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए इसके शरीर पे लंबे लंबे बाल हैं, क्यों, ठंड से बचने के लिए बाल तो रहेगा ना। वाइसन या अमेरिकी जो है कि आपका इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजाति की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता है। तो हमने क्या देखा इस पॉइंट में, यहाँ पे हमने देखा प्राणी जो है कि आपके प्राणी में हमने क्या देखा, प्राणी वनस्पति में यहाँ पे 3 प्रकार के पौधा है। कौन कौन, सरपत, ऑल्डर, पॉपुलर। मुख्य पशु यहाँ पे कौन सा है, वाइशन, वाइशन याद रखेंगे। और एक पॉइंट हमने क्या देखा, यहाँ पे विशाल मवेशियों को हम क्या कहते हैं, रैंच कहते हैं। अब देखिए काउबॉय क्या होता है, ये आपको देखना है। काउबॉय देखिए, ये देखिए टोपी पहना हुआ है, ये देखिए क्या वो ब्लेजर पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है। अगर ऐसे कोई हमारे यहाँ आ जाए तो क्या कहते हैं उसको, हीरो आ गया। मूवी में ऐसा ही हीरो पहन के आता है ना, हीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पे काउबॉय ऐसा पहन के रहता है, तो सोच सकते हैं कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये किताब का मुद्दा है। तो लोग, अब यहाँ के लोग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लोग कैसे यहाँ पे निवास करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो भी लिखा है वनस्पति एवं प्राणी जात, उसके बारे में लिख लीजिए। 3 पॉइंट लिख लें, वहाँ पे लिखेंगे यहाँ की मुख्य वनस्पति। यहाँ की मुख्य वनस्पति हेडिंग क्या डालेंगे, वनस्पति एवं प्राणी जात डाल देंगे। तो यहाँ के उसके बाद लिखेंगे यहाँ के मुख्य वनस्पति या फिर पौधा सरपत, आल्डर, पॉपुलर है। सरपत, आल्डर, पॉपुलर है, जो 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यहाँ का मुख्य फसल मक्का है, जबकि दूसरी फसल क्या है, आलू, सोयाबीन, अल्फाल्फा। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे
बाइसन अमेरिकी भैंस है। क्या है बाइसन? क्या है? अमेरिकी भैंस है। एक पॉइंट और लिख लेंगे नोट में करके, नोट में एक पॉइंट लिख लेंगे, लिख लेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। गेहूं की अत्यधिक उत्पादन के कारण, गेहूं की अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का, प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं, धान्यागार कहते हैं। तो प्रेरी के बारे में हमने क्या पढ़ा? प्रेरी को घास का सागर भी कहते हैं, प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। समझ गए? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रेरी के बारे में, यहाँ पे देखें, यहाँ के लोगों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, लोगों के बारे में। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी की सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व में दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि के वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व के धानगार भी कहते हैं, धान्यागार भी कहते हैं। तो मैंने अभी आपको नोट में लिखवा दिया है। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक अटलांटिक तट पर फैला हुआ। देखिए यहाँ पे दुग्ध उत्पादन भी क्या है, मुख्य यहाँ पे उद्योग है। और यह कहाँ पे है? डेयरी क्षेत्र जो है ग्रेट लेक से पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है? ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट पर फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापार स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ा रहे हैं। कोयला एवं लौह जैसे खनिज पदार्थ, विशाल के भंडार तथा सड़क, रेल, नहर की समुचित व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश बन गया है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश किसे कहा गया है? तो प्रेरी को ही कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश क्या क्या बन गया है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? घास का सागर, क्या हमने पढ़ा? घास का सागर हमने पढ़ा है। ठीक है, घास का सागर हमने पढ़ा है। दूसरा क्या पढ़ा ना? विश्व का विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश मैंने पढ़ा है। तीसरा हमने क्या पढ़ा है? तीसरा हमने क्या पढ़ा? आप बताइए मुझे। तीसरा हम पढ़े विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, धान्यागार। ठीक है, याद रखेंगे, धान्यागार। तो प्रेरी के बारे में हमने इतना पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नया टॉपिक आ गया है बेल्ट। अब बेल्ट नया टॉपिक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे एक टॉपिक, एक पॉइंट लिख लेंगे आपको लास्ट में, प्रेरी में ही लिख लेंगे, प्रेरी में ही लिख लेंगे। प्रेरी सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। प्रेरी क्या है? सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, खनिज पदार्थ के विशाल भंडार है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं? ठीक है, क्या आप जानते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो? इसे देखिए मैप पे जरूर देखेंगे आप। जो आपके पास एटलस है, आप उसे, आपके पास जो जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ वर्ल्ड मैप होगा या फिर एटलस होगा, तो आप इस क्षेत्र को मैप में ज़रूर देखें। क्या देखने बोल रहा है? शिकागो। शिकागो, शिकागो जो हम इतिहास में भी पढ़ेंगे, धर्म सम्मेलन के और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अब देखिए मिनियापोलिस, क्या है दूसरा? मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस। तीसरा क्या है? कनसास। और चौथा क्या है? डेनवर। एक संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, वही कनाडा के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर। तो क्या है? एडमोंटन, सस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग। विनिपेग झील के आसपास में होगा, इसलिए इसका नाम विनिपेग रख दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी का मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कनाडा के क्षेत्र में प्रेरी का मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? इस क्षेत्र के बारे में आपको मैप पे पता लगाना है।
ऑब्जेक्टिव मटेरियल यहाँ से सवाल बन सकता है। याद रख, कनाडा के किस क्षेत्र में आपका प्रेरी का मैदान फैला हुआ है। आपको दे देगा ऑप्शन, एक ऑप्शन डाल देगा सही वाला और 3 ऑप्शन गलत वाला डाल देगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से बना भी तो सकते हैं ना। चलिए आगे देखने जा रहे हैं बेल्ट। अब देखिए बेल्ट क्या है। बेल्ट भाई, तो बेल्ट भी घास स्थान है। तो ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है ये? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आज इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, समाप्त करेंगे इसको। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक विभिन्न ऊंचाई पर उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रेक्स वर्ग पर्वत से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो अभी आपको वहाँ पे आपने क्या पढ़ा? जो आपका प्रेरी जो था उसके पश्चिम में क्या था? रॉकी पर्वत, और पूर्व में क्या था? आपका ग्रेट लेक था। यहाँ पे क्या है कि ड्रेक्स संपर्क से यह पर्वत से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका में है। ड्रेक्स जो आपका ड्रेक्स वर्ग जो पर्वत है ये कहाँ है? ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए सवाल किसी भी पैटर्न से आपसे पूछ सकता है, घुमा करके सीधा पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है। तो इसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। बेल्ट से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी इसकी सहायक नदी है, इस प्रदेश को सिंचित करती है। अब बेल्ट के बारे में थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आप लिख लेंगे। बेल्ट टॉपिक डाल देंगे, लिखेंगे। यह शीतोष्ण घास स्थल का मैदान है। यह शीतोष्ण घास स्थल का मैदान है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह ड्रेक्सवर्ग पर्वत से यह ड्रेकेसवर्ग पर्वत से घिरा हुआ है एवं इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे। यह पठारीय क्षेत्र में मिलने वाला घास का मैदान है। यह पठारीय क्षेत्र में मिलने वाला घास का मैदान है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से 1100 मीटर तक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी है जो इस क्षेत्र को सिंचित करती है। तो कहानी इतना से था। 4-5 लाइन को मैंने देखो यहाँ पे एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको मेंस में कैसे लिखा जाता है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक डालेंगे जलवायु। अब बेल्ट के बारे के जो वहाँ का जो बेल्ट का क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है तो हम उसको देख लेते हैं। तो देखेंगे बेल्ट के बारे में। देखिए ये कहाँ मिलता है आपको मैं बता देता हूँ आपको। ये बेल्ट का जो क्षेत्र कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे स्थित है बेल्ट। यहाँ पे क्या है? जोहान्सबर्ग है, प्रिटोरिया है, यहाँ पे है ना, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ऑरेंज नदी है, लिम्पोपो नदी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसे मैप में देखिए आप लोग। अगर आप मैप बनाते हैं तो मैप बना करके इस तरीके से आप अगर कर देते हैं और दर्शा देते हैं तो ये समझा जाता है ये घास स्थल है। तो मैप बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, मैप बनाते हुए चलेंगे आप लोग और मैप को देखते हुए भी चलेंगे। चलिए जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं। जलवायु कर यहाँ का जलवायु कैसा है तो देखिए, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। क्या होती है? नम होती है। शीत ऋतु एवं शुष्क होती है। शीत ऋतु ठंड जो होती है वो शुष्क होती है। इस दौरान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक महीना यहाँ ठंडा का होता है। जुलाई का महीना जो होता है यहाँ पे ठंडा होता है।
अब आप सोच रहे हो कि जुलाई तो यहाँ भी चल रहा है, तो यहाँ गर्मी वहाँ ठंडा क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु जो होती है अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए होती है, गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान कितना हो जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस दर्ज किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। बेल्ट क्षेत्र में वर्षा जो होता है नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीना में होता है। यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। तो आप देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जो आपका बारिश हो रहा है, तो ग्रीष्म ऋतु कब से कब पड़ती है? तो नवंबर से फरवरी दक्षिण अफ्रीका में गर्मी का मौसम रहता है और वहाँ पे बारिश भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण ऐसा होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त के महीनों में वर्षा होती है तो यहाँ सूखाग्रस्त हो सकता है। तो आपने यहाँ इसके बारे में क्या लिखेंगे? 3 से 4 पॉइंट जलवायु के बारे में लिखेंगे। यहाँ की जलवायु नम होती है। यहाँ की जलवायु नम होती है। अगला पॉइंट, यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यहाँ के तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। अगला पॉइंट, जुलाई का महीना सबसे अधिक ठंडा होता है। जुलाई का महीना सबसे अधिक ठंडा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वेल्ड के क्षेत्र में नवंबर से फरवरी के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बारिश होता है। ग्रीष्म ऋतु में बारिश होता है। ऐसा क्यों होता है? बेल्ट के तट पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण ऐसा होता है। याद रखेंगे। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? वनस्पति जात और प्राणी जात। वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है यहाँ पे वनस्पति जात जो है और प्राणी जात किस प्रकार के यहाँ मौजूद हैं। देखिए, यहाँ वनस्पति विरल है, मतलब है ही नहीं। अधिकतर घास स्थल से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मरोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते देखे गए हैं। देखिए, यहाँ पे बबूल मिलता है और मरोला मिलता है। वेल्ड की प्रमुख जानवर कौन से? शेर, तेंदुआ। ये बिल्कुल भारत की तरह है। तो बबूल आप भारत में भी देखते हो। मरोला आप नया नाम सुन रहे हो, आप याद रखेंगे। और बाकी शेर, तेंदुआ, चीता, कुडू। हाँ, कुडू भी आप नया शब्द सुन रहे हैं यहाँ पे। कुडू मरोला दोनों याद रखेंगे तो इसे अंडरस्टूड है कि आप इसको याद करके चल रहे हैं। इसको लिखाने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। चलिए, अब यहाँ के निवासी के बारे में देख लेते हैं। निवासी को लिखना है, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख लेना इसके बारे में। तो निवासी क्या है यहाँ पे देखेंगे। बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट, बेल्ट का जो क्षेत्र है वो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है और खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। तो कौन? मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू की मुख्य फसल। यह तो भारत में भी होता है। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसे नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है ना। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इस बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति। दूसरा पॉइंट, मेरिनो क्या है? एक भेड़ की प्रजाति है। दूसरा पॉइंट, तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तीसरा पॉइंट आप लिख लेंगे। पशुपालन एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं है, तो फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अब देखिए, कह रहा है कि वेल्ड में खनिज का प्रचुर भंडार है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे खनिज है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लौह एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे के खनन इस प्रदेश
ये लोग का मुख्य व्यवसाय है। तीसरा चौथा जो पॉइंट है मुख्य व्यवसाय में हम बात कर रहे हैं, सब लिखा देंगे हम। जोहान्सबर्ग विश्व का स्वर्ण की राजधानी कहा जाता है। तो विश्व के स्वर्ण की राजधानी किसे कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग को कहा जाता है, याद रखेंगे। किम्बर्ले हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। कितना फैक्ट निकल रहा है, कितना एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले जो प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था हुआ। देखिए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ ब्रिटेन आए थे मसाला की खोज के लिए, मसाला से व्यवसाय किए और हमको यहाँ के उपनिवेश यहाँ पे अपना बना लिए, उसी प्रकार से हीरा के लिए व्यवसाय वहाँ पे करने गए थे। वहाँ से खनिज से ललाहित हुए थे और वो क्या कर लिए, वहाँ पे उसको भी उपनिवेश बना लिए। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सवालों को। तो अब आप यहाँ के निवासी के बारे में 3-4 पॉइंट आप लिख लेंगे, फिर हम सवालों को देखते हैं। निवासी के बारे में आप लिखेंगे, निवासी के बारे में आप लिखना स्टार्ट करें। लिखिएगा, वेल्ड के क्षेत्र के निवासी का मुख्य व्यवसाय, वेल्ड के क्षेत्र, वेल्ड के क्षेत्र, वेल्ड के क्षेत्र का निवासी का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन, भेड़ पालन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन एवं सोना एवं हीरा खनन का है। सोना एवं हीरा के खनन का है। अगला पॉइंट, जोहान्सबर्ग को विश्व की राजधानी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की राजधानी कहा जाता है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, मेरिनो नामक एक भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो नामक एक भेड़ की प्रजाति है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया पूरी तरीके से। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत एनर्जी के साथ में मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम इसके सवाल जवाब को देखते हैं। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, प्रेरी जो यहाँ पे कर उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो है शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो प्रेरी का घास स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रेरी का घास स्थल कहा जाता है। प्रेरी का घास स्थल कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्या है, उत्तर अमेरिका घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं? तो यही कहते हैं, प्रेरी का घास स्थल कहते हैं, प्रेरी चारागाह कहते हैं। बेल्ट के अपवाहित करने वाली नदियों का नाम बताइए। तो ऑरेंज एवं लिम्पोपो, ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी है। अगला क्या है, बेल्ट में वर्षा ऋतु कब होती है? साल भर वर्षा होती है, मुख्य रूप से जून एवं अगस्त शीतकाल में और नवंबर फरवरी ग्रीष्मकाल में यहाँ वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेल्ट का जो तट है वहाँ पे गर्म जल महासागर की जलधारा टकराने से ऐसा होता है। अब कह रहा है कि मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अब बताएंगे कनाडा में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही थी? तो सास्केचुआन नदी, याद रखेंगे सास्केचुआन नदी। चलिए अगला है कि ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग जो है पर्वत कहाँ स्थित है? मतलब किसके पश्चिम में स्थित है? मैंने सवाल बना दिया, आप कहाँ स्थित आप ये बताइएगा। ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत किसके पश्चिम में है? तो बेल्ट में स्थित है, बेल्ट के पश्चिम में है। ठीक है, अगला बात करते हैं, मेरिनो प्रजाति है किसका? भेड़ का। किम्बर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। अगला बात करते हैं यहाँ पे काउबॉय। काउबॉय क्या है आपका? काउबॉय जो है आपका, काउबॉय है जो आपका पशु की देखभाल करता है। किसकी देखभाल करता है ये? जो नहीं, पशु का देखभाल नहीं करता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पशु का देखभाल ही करता है। तो एक प्रकार से हम प्रेरी कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेरी डाल सकते हैं क्योंकि प्रेरी के मैदान में मिलता है, प्रेरी के घास स्थल में मिलता है। काउबॉय। सोना, सोना जो है आपका, जो है आपका कहाँ? जोहान्सबर्ग में हो गया आपका, है ना। अगला क्या है आपका? अगला है आपका कुडू। कुडू कहाँ मिला था आपको? वेल्ड के क्षेत्र में मिला था। कहाँ मिला था? वेल्ड के क्षेत्र में मिला था, याद रखेंगे। चिनूक क्या है? गर्म पवन है, इसके कारण क्या हुआ था? जो बर्फ़ जो रहता है, बर्फ़ से ढका हुआ से बर्फ़ मुक्त कर देता है। बहुत तापमान वाला ये हवा होता है, गर्म हवा है ये। कोयला क्या है? तो लौह एवं इस्पात के लिए
ज़रूरी है। कोयला क्या है, लौह इस्पात के लिए ज़रूरी है। जहाँ लौह एवं इस्पात का उद्योग रहेगा वहाँ पे कोयला बहुत अधिक ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि मानचित्र कौशल। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, घर पे 10-20 मानचित्र भारत का, 10-20 मानचित्र वर्ल्ड का खरीद लेंगे, जिसमें से आपका उत्तरी अमेरिका का मानचित्र होना चाहिए। और यहाँ बताइएगा उत्तरी अमेरिका का रेखा मानचित्र रॉकी पर्वत, ग्रेट लेक, मिसिसिपी नदी, सास्केचुआन नदी, शिकागो एवं विनिपेग, इसे चिन्हित करेंगे। इससे आपका मैपिंग का एरिया मजबूत होगा। ठीक है, तो आप कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।